हमारे साथ आज बातचीत के लिए शाहीन एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर, अल हफीज़ एकेडमी के चेयरमैन और बहुत सारे इदारों के सरपरस्त जनाब कलीमुल हफीज़ साहब मौजूद हैं। कलीमुल हफीज़ साहब से हम बात करेंगे 2019 के बाद जो पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं। कलीमुल हफीज़ साहब, मेरा सवाल ये है कि 2019 से पहले लोगों को ये लग रहा था कि इलेक्शन में शायद बीजेपी चली जाएगी, नहीं आएगी, एक नया अल्टरनेट आएगा, विपक्ष उभर करके ताकत होकर के आएगा, लेकिन सभी ताकतों को क्रैश करते हुए भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत बन करके उभरी है। इस पॉलिटिकल चेंज को किस तरह आप देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। और दूसरी बात, हालात से घबराना क्या। जहाँ तक मुस्लिम अक़लियत का सवाल है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का सवाल है, उनको तो चैलेंज पहले भी था और आज भी है। पहले से ज़्यादा आसान हालात अब इसलिए मैं मानता हूँ कि पहले एक नकली लीडरशिप का नाम का एक लवादा हमारी कम्युनिटी के ऊपर ओढ़ा गया था। कम्युनिटी भी बेखबर थी और लीडर भी बेखबर थे। वो सोच रहे थे हम शायद कम्युनिटी का काम कर रहे हैं और कम्युनिटी समझ रही थी कि हमारे कुछ लीडरान हमारा काम कर रहे हैं, जबकि हो वो रहा था कि जो 70 साल में हमारा हाल आज आप देख रहे हैं। जितनी इस कम्युनिटी ने पिछले 5 बरस में तरक्की की है, उतने पिछले 70 साल में नहीं की उसने तरक्की, चूँकि उसको ये लग गया कि अब अपना काम खुद करना है। इसी तरह से अब चूँकि दोबारा से ये फुल जोम में है, ख़ासतौर से मैं तो इनको मुल्क का एक तरह से, ये मुल्क की मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं। ये मुल्क में चूँकि ये बिखराव चाहते हैं या दो 3 4 5 फ़िरक़ों को टारगेट करके ये काम करना चाहते हैं, तो उससे ये बजाय इसके कि अपना फ़ायदा करें, उन फ़िरक़ों का फ़ायदा कर रहे हैं, चूँकि वो फ़िरक़े जो हैं और अलर्ट हो गए, ख़ासतौर से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी। अब आता हूँ मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी को एक मौका मिला है कि वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करे, अपने तमाम मुद्दों को, अपनी तमाम प्रायोरिटीज़ को फिर रीसेट करे, और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती है तो इस डेमोक्रेसी में असल सर्वाइवल वही होगा। मोदी और अमित शाह के ड्यू ने और बीजेपी और आरएसएस के जो जोड़ी ने जो एक सुनामी लाए, यानी हिंदुस्तान के पीछे 70 साल जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थे वो खड़ गए। खुद कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपनी सीट हार गया। उस वक्त भी हमारी कम्युनिटी के 3 ग्रुप ऐसे ही खड़े रहे जैसे पहले थे और ताकतवर बन के उभरे। वो कौन थे? केरला में मुस्लिम लीग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आसाम में एआईडीएफ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, असदुद्दीन ओवैसी जहाँ से जीतते थे, जिस तरह से जीतते थे, 1 सीट और बढ़ा ली उन्होंने अपने औरंगाबाद की। इससे हमें ये पता चला कि जहाँ, अच्छा, ये तीनों जगह में हमारी इतनी आबादी नहीं है। जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में तो अकेले में 5 करोड़ मुसलमान हैं। वहाँ कभी मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप के बारे में नहीं सोचा। मैं समझता हूँ कि अब मुसलमान अपनी लीडरशिप के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी जब खुद की लीडरशिप होगी, भले से उसका इश्तराक किसी भी पार्टी से हो, क्यों ना हो बीजेपी से भी हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। जैसी कांग्रेस है वैसे हमारे लिए बीजेपी भी है। तो ये जो आपको दोबारा से सोचने का मौका मिला है, ये इस वक्त का तोहफा है आपके लिए। और मैं समझता हूँ नौजवानों को या सीनियर्स को इस पे गौर व खोज करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए और अपने मुद्दों को फिर दोबारा से डिस्कस करके अपनी बका को, अपनी शनाख्त को और अपनी पहचान को, सबको बचाते हुए और हिंदुस्तान के मुल्क से मोहब्बत करते हुए जो भी कुछ करना है वो करना चाहिए। और बदलाव का वक्त है, इस कम्युनिटी में भी बदलाव आना चाहिए। लेकिन अल्लाह का ये निज़ाम है कि जब वो कोई तकलीफ़ देता है तो उसके साथ उसकी राहत भी देता है। आप यूपी की बात करें, यूपी में बहुत सारी मुस्लिम पार्टियां हैं। पीस पार्टी खुद जो है 67 की अगर बात की जाए तो डॉक्टर फरीदी ने कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में पहली कोएलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। उसके बाद आप बंगाल में तो नहीं है, लेकिन आसाम में आप देख लें, बिहार में खुद कई बार मुसलमानों ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुचलने की कोशिश की गई। तो ऐसे में कैसे मुसलमान सर्वाइव करे? कई बार मुस्लिम कौम ही साथ नहीं देती है मुस्लिम लीडरों का। नहीं, असल में वो होता ये है कि ये बिना मुद्दों के ये सिर्फ इसलिए एकजुट होना चाहते हैं कि मुसलमान हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। सिर्फ मुसलमान है इसलिए अगर आप एकजुट होना चाहेंगे तो आप फिर तो अपना नुकसान कर लेंगे। फिर तो ये होगा कि और गैर लोग फिर आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपको पहले मुद्दे अपने डिसाइड करने होंगे, फिर मुद्दों पे लोगों को साथ लाना होगा। मुस्लिम क़यादत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मुसलमान एकजुट हों। मुस्लिम क़यादत का मतलब ये है कि और गैरों को भी साथ लिया जाए, लेकिन हमारे मुद्दे फ्रेम्ड हों। जैसे कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने
जो हम प्रकाश अम्बेडकर को साथ लाए मराठवाड़ा में, वो कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा उनका, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है वो जो गलत कहा जाए उसको। इसी तरह का, चूँकि हमारा मुल्क अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से बिहेव करता है, बिहार का अलग बिहेवियर है, यूपी का अलग बिहेवियर है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट दूसरी जगह कामयाब हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप ईमानदारी से अपने मुद्दे फ्रेम करते हैं और मुद्दों पे अपने आप को मुत्तहिद करते हैं, कौम को भी मुत्तहिद करिए और एक दो सेक्शन और मुत्तहिद करिए, उनके साथ लेकर आइए। आप सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कोई पार्टी बनाते हैं तो उसका हाल वही होगा जो अभी आपने 2-3 पार्टियों का जिक्र किया। अगर आप गौर करें, अगर इनको, मैं बात करता हूँ मुस्लिम लीग को और तेलंगाना वाला जो टीआरएस के साथ, इनके साथ जो हुआ है, इस फार्मूले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये उत्तर प्रदेश में टीआरएस का फार्मूला खूब कामयाब हो सकता है। लेकिन ऐसे माहौल में जब मुसलमानों में खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लिंचिंग जैसी घटनाएं रोज़ होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद नहीं रुकता है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अकलियतों के साथ छल हुआ है, उस छल में हम छेद करेंगे, और हालत ये होती है कि साहब कहीं तबरेज़ मारा जाता है, कहीं कोई मारा जाता है। तो ऐसे में एक कौम जो डरी सहमी हो, जिसको दबाया जा रहा हो, वो कैसे उभरने की कोशिश करेगी? देखिए, यही असल वक्त है लीडरशिप उभारने का, क्योंकि आप दोनों तरह से मारे जाओगे। अगर आप, अभी तो सिचुएशन वो आ गई कि वो आपको मोब लिंच कर रहे हैं, मोब आता है वो आपको एक मौत के घाट उतार जाता है, तो या तो आप यही सहते रहिए। दूसरा तरीका ये है कि आप सड़कों पे उतरें। आप जैसे सड़कों पे उतरते हैं तो पुलिस मारती है। अभी मेरठ में हुआ, ज़रा सारा वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एजिटेशन निकाल रहे थे लोगों ने, उसको लाठीचार्ज कर दिया, 70 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। अब ये दोनों हालात हैं आपके सामने, तो आपको करना है, क्या करना है? घर में तो आपको वो बैठने नहीं देंगे। आपको अभी वो वक्त भी आएगा, अभी तो आम आवाम गरीब आदमी मारा जा रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं, अगर आपने सही कदम नहीं उठाया, कि जब आपका खबास पे भी हो और आपके मौलवी, आपकी मजहबी क़यादत और सियासी क़यादत भी इसका शिकार बने, उससे पहले कि ये दोनों क़यादत हमारे इसका शिकार बने और हालात बहुत संगीन से संगीन तर हो जाएं, इन दोनों क़यादत को चाहिए कि फिर मिल बैठ जाएं, सर जोड़ के बैठ जाएं और उसका हल निकालें। अगर वो बैठेंगे तो हिंदुस्तान की जो आवाम है, यानी ख़ास तौर से जो बिरादर वतन है, बिरादरान वतन है, वो बहुत मासूम हैं। अगर उनको गले लगाएंगे तो वो लोग आपको गले लगाएंगे। अगर आप उनसे मोहब्बत से तबादले ख्याल करेंगे तो मोहब्बत से वो जवाब देंगे। अफसोस की बात यह है कि हमारी तरफ से कोई संजीदा पहल नहीं होती। आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों में आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के साथ भी मुसलमानों को शर्तिया इफ़ और बट के साथ जाने की में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो चाहें तो उनके साथ भी बात कर सकते हैं। लेकिन आज तक प्राइम मिनिस्टर का 5 साल गुजर गया, बहुत बड़े बड़े मौक़र मुस्लिम इदारे, उन लोगों ने जाके बात नहीं की, नेगोशिएशन नहीं किया कि भाई हमारे ये मुद्दे, हमारे ये मसाइल हैं। जब एक इतनी बड़ी आबादी 20-25 करोड़ की सरकार से बात नहीं करेगी, सरकार से वार्तालाप नहीं करेगी, तो उसके मसाइल कैसे सामने आएंगे और हल कैसे होंगे? आप सड़कों पे कहते रहें, सरकार से तो आपको बात करना पड़ेगा। नहीं, ये भी हमारी कम्युनिटी में एक हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है। हम बिला वजह दिखावे की पॉलिटिक्स करते हैं। एक ठीक है, डेमोक्रेसी में परसेप्शन की अहमियत है, लेकिन इतनी अहमियत नहीं है कि आप सच्चाई से भागें। भाई, जो मौजूदा सरकार है, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे तो सरकार से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो आपसे डिस्कस कैसे होंगे? तो इसके तो मैं बिल्कुल फेवर में हूँ कि चाहे कोई भी ग्रुप हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, उसे सरकार से तबादले ख्याल करना चाहिए। सच्चाई ये है कि हम खुद चूँकि ईमानदार नहीं हैं, खुद हमारे दिलों में मुनाफिकत है, इसलिए हम बात कहते हुए भी डरते हैं, और जब दूसरा कह रहा होता है तो उसे भी हम डरा देते हैं।